यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग टीजीटी पीजीटी, साथ ही साथ दोस्तों झारखंड टीजीटी पीजीटी, इसके अतिरिक्त दोस्तों हम लोग जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही साथ दोस्तों यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और इसके अतिरिक्त दोस्तों हम लोग इस सेशन में ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है दोस्तों, वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होता है। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट ए टू जेड इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। और आपको पता होगा कि जब तक आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपकी थियरी अच्छे से क्लियर नहीं होगी, तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी का अलग बैच चल रहा है, झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग बैच चल रहा है। ए टू जेड यहाँ पे आपके सिलेबस के अनुसार ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक जो समस्या होती है इकोनॉमिक्स के नोट्स की, इकोनॉमिक्स का नोट्स या तो मिलता नहीं है, मिलता भी है तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होता है कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक और साधारण भाषा में ए टू जेड सारे नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं। बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपना इवेल्युएशन कर पाएंगे, टेस्ट दे पाएंगे, देख पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपका करंट भी कवर कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि वैलिडिटी आपको आपकी लाइफ टाइम 8 मीन्स की आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, हमेशा आप हमारे साथ बने रहेंगे और हर कंटेंट को प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी होगी। एडमिशन है, ओपन है दोस्तों। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो 2000 रुपये आपको इस नंबर पे पेमेंट करना पड़ेगा, 9415 863 873 पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि झारखंड टीजीटी पीजीटी का भी बैच प्रारंभ हो गया है। यहाँ पे भी आपको बिल्कुल नया बैच है। यहाँ पे भी आपको सारे वीडियो क्लासेस दिए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और आज झारखंड स्पेशल भी आपका कवर कराया जाएगा। तो एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस 2000 रुपये है दोस्तों। तो 2000 रुपये आप इस नंबर पे पेमेंट करके एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो केवल आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स चाहिए तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स आपको सिंपल सटीक साधारण भाषा में लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों टेस्ट सीरीज भी तैयार कर दिया गया है। यहाँ पे आपको 10 टेस्ट पेपर दिए जाते हैं। प्रत्येक टेस्ट में 125 प्रश्न होते हैं और आपको 1250 प्रश्नों की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन अगर जो आप कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करते हैं तो अलग से आपको टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या पीडीएफ को परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अर्थात नोट्स को परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें मेरे द्वारा दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा कि मुलायम मुद्रा से तात्पर्य क्या होता है। बिल्कुल ठीक है, जहां से हम लोगों ने कल के सेशन को छोड़ा था वहीं से हम लोगों ने हम लोग को स्टार्ट करना है। बिल्कुल ठीक है। तो इजी सी बात है भाई, सबको पता होगा। इजी सी बात है, मुलायम मुद्रा क्या होता है भैया और कठोर मुद्रा क्या होता है। तो मुलायम मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जिसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब कि क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन मुद्रा की जो पूर्ति होती है वो मांग से अधिक होती है। ठीक है, मुलायम मुद्रा कैसी मुद्रा होती है जिसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या होगा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऐसी मुद्रा जिसकी मांग क्या है दोस्तों कि जिसकी पूर्ति ज्यादा है उसके मांग से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और ऐसे ही कठोर मुद्रा क्या हो जाएगी, ऐसी मुद्रा जिसे आसानी से न पाया जा सके। कठोर मुद्रा में क्या होता है कि मांग ज्यादा होता है लेकिन पूर्ति कम होती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग ज्यादा होता है लेकिन पूर्ति कम होती है, तो उसे कठोर मुद्रा बोलेंगे। और मुलायम मुद्रा जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी मुद्रा जिसकी क्या है दोस्तों की पूर्ति ज्यादा है लेकिन मांग कम है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मुद्रा के मूल्य का संबंध होता है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए, निवेदन है सभी लोगों से। ठीक है, तो कल के सेशन से 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम लोग
मूव करेंगे। ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर सी अगेन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। सी क्यों बोल रहे हैं भाई? बहुत सारे लोग सी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, v इज इक्वल टू 1/p होता है ना भाई। ठीक है, तो इसका मतलब कि क्या हो गया कि मुद्रा के मूल्य का सामान्य कीमत स्तर से विपरीत संबंध होता है। इट मीन्स कि क्या होता है दोस्तों कि कीमत स्तर में वृद्धि हो रही है तो मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। ठीक है, या कीमत स्तर में कमी हो रही है तो मुद्रा के मूल्य में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा के मूल्य का अर्थ क्या होता है। चलिए ये भी इजी सा प्रश्न है कि मुद्रा के मूल्य का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर इजी सी बात है। ठीक है, बहुत ज्यादा रुकते नहीं है। देखते हैं इस प्रश्न को कि मुद्रा की इकाई की वह शक्ति जिसके द्वारा उपयोगी वस्तुओं की निश्चित मात्रा प्राप्त की जा सकती है। और ठीक है, साथ ही साथ उस मुद्रा की क्रय शक्ति कैसी है और वस्तुओं की वह मात्रा जो सामान्य रूप से मुद्रा की एक इकाई द्वारा विनिमय में प्राप्त होता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न की मुद्रा गुणक का अनुपात क्या होता है। मुद्रा गुणक का अनुपात दोस्तों कई बार मैंने बताया है M3/M0 होता है। चलिए बताइए M3 क्या होता है भैया? M3 किसे बोलते हैं? ये विस्तृत मुद्रा है। M0 क्या है? आरक्षित मुद्रा है। बिल्कुल ठीक है, बताइए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ए बोल रहे हैं सभी लोग, तो ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक मुद्रा के परिमाण तथा कुल मुद्रा के परिमाण के बीच अनुपात होता है। तो ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न, एच मुद्रा कहलाती है। ठीक है, एच मुद्रा किसे कहते हैं? ये भी इजी सा ही प्रश्न है। चलिए ठीक है, तो कल के सेशन से 2-3 प्रश्न अभी हम लोग देखेंगे, उसके बाद आप लोग को नए प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, चलिए ई एच मुद्रा कहलाता है। एच मुद्रा किसे कहते हैं भैया? एच मुद्रा मतलब आरक्षित मुद्रा। ठीक है, एच मुद्रा मतलब आरक्षित मुद्रा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? M0 के रूप में भी जानते हैं। इसका संबंध किससे है? चक्रवर्ती समिति से इसका संबंध है दोस्तों। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं सी की रिजर्व मुद्रा व आधार मुद्रा दोनों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि द्रव्य की आपूर्ति यथावत रहने पर द्रव्य की मांग में वृद्धि होगी तो इससे क्या असर पड़ेगा। चलिए भाई, अच्छा सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है कि द्रव्य की आपूर्ति यथावत रहे। आपूर्ति जो है वो सेम वैसा ही रहे जैसा पहले है, लेकिन वही यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होगी तो उससे क्या असर पड़ेगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं भैया? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि भैया देखिए, अगर जो मांग में वृद्धि हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि ब्याज की दर में भी तो वृद्धि होगी। जब मुद्रा की मांग बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में ब्याज के दर में भी तो वृद्धि आएगी। जब आप मुद्रा मांगेंगे किसी से तो आपका वो फायदा उठाएगा, क्या कहेगी भैया हमको क्या चाहिए कि हमको ब्याज ज्यादा चाहिए, 5% नहीं 10%, 15% चाहिए। तो इजी सी बात है, ऐसे आप याद रखने के लिए ठीक है रख सकते हैं अपने दिमाग में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला, मुद्रा का मान उसके स्तर का व्युत्क्रम होता है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जितना इजी लग रहा है ना उतना इजी है नहीं। ठीक है, ठीक है, ये प्रश्न जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारे लोग गलत करते हैं। ठीक है, चलिए आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? कुछ देखिए यहाँ पे बहुत सारी विविधताएं आ रही हैं, बहुत सारी विविधताएं आ रही हैं। कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, है ना? देखिए कितनी सारी विविधताएं आ रही हैं। तो भैया मुद्रा का जो मान होता है वो कीमत स्तर के विपरीत संबंध होता है ना। और कीमत मतलब क्या होगा? मूल्य होगा। अभी तो हमने देखा था कि v इज इक्वल टू 1/p होता है, यही तो देखा था ना कि अगर जो कीमत में वृद्धि होगी तो मुद्रा के मान में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आई होप कि सभी लोग ठीक कर रहे हैं आप। हाँ ठीक कर रहे हैं। तो मुद्रा का मान उसके स्तर का व्युत्क्रम होता है किसके? मूल्य के, अर्थात कीमत के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए और सही कूट का चयन करिए। चलिए भाई विचार करके सही कूट का चयन करिए। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर
क्या होगा? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, लाइक शेयर इतना कम क्यों है भाई? लाइक शेयर इतना कम क्यों है? थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर करिए सभी लोग, निवेदन है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, तो सबका, हाँ अब डी बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे हैं कि एक स्थिति जब लोग सोचते हैं कि वे मुद्रा स्फीति के समय अमीर हो रहे हैं, तो ये क्या है दोस्तों? मुद्रा भ्रम होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। ठीक है, तो आज से दोस्तों 5 साल पहले 100 रुपए का 100 रुपए की वैल्यू अलग थी, अब 100 रुपए की वैल्यू क्या हो गई? अलग हो गई। ठीक है, तो 500 रुपए 5 साल पहले जब आप 100 रुपए प्राप्त करते थे तो उससे ज्यादा वस्तुओं को आप खरीदते थे, अब 100 रुपए से आप कम वस्तुओं को खरीदते हैं। इट मीन्स कि आप अगर जो ये सोच रहे हैं कि एक समय हमारे पास ऐसा था कि 100 रुपए ही हमारे पास खर्च करने होते थे एक दिन में, अब हम एक दिन में 200 रुपए खर्च करते हैं या 300 रुपए खर्च करते हैं, तो ये आपका क्या है? भ्रम है, क्योंकि उस समय मुद्रा का मूल्य 100 रुपए की वैल्यू अलग थी, आज जो 100 रुपए की वैल्यू है वो अलग हो गई। ठीक है, यह माना जाता है कि मुद्रा भ्रम का निरंतर स्तर अर्थव्यवस्था को गति देने में लाभदायक होती है। बात भैया बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मुद्रा भ्रम जब आपको लगेगा कि आप अमीर हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप मांग करेंगे तो पूर्ति होगा, और आपको पता ही है कि मांग व पूर्ति होने के कारण उत्पादन स्तर में क्या होगा? वृद्धि होगा, और जब उत्पादन स्तर में वृद्धि होगा तो ऐसी अवस्था में क्या होगी? आपका राष्ट्रीय आय जो होगा वो बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों बातें ठीक है। अगला प्रश्न, टोबिन के मुद्रा मांग सिद्धांत में मुद्रा शेष का कार्य क्या है? चलिए भैया, जेम्स टोबिन की बात आ गई। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर, चलिए कि टोबिन के मुद्रा मांग सिद्धांत में मुद्रा शेष का कार्य क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जेम्स टोबिन अगर जो आपके सामने आ जाए तो फिर आपको याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए? तो सी सभी लोग बोल रहे हैं, और कोई भैया? मुद्रा की मांग और ब्याज के दर में इन्होंने विपरीत संबंध को माना था, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी इतने सारे लोग क्यों बोल रहे हैं भैया? यहाँ तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए ना, कि मूल्य के संग्रह हेतु प्रयोग के। ठीक है, तो मुद्रा शेष का कार्य जो है दोस्तों, ये मूल्य के संग्रह हेतु प्रयोग की बात करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी की तरफ इतने सारे लोग क्यों जा रहे हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा ना, उनका बस सीधी सीधी यही बात कहना था दोस्तों कि मुद्रा की मांग जो होती है, मुद्रा की मांग मुद्रा की ब्याज दर के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। मुद्रा की मांग होती है वो मुद्रा के ब्याज दर के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा ना। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जेम्स टोबिन की बात कर रहा है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, कि यदि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के फीसर के समीकरण में मुद्रा पूर्ति को 2 गुना कर दें, ठीक है, तो कीमत स्तर पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, सीधी सी बात है भाई, कि क्या कर रहा है? कीमत स्तर कर रहा है ना। किसका समीकरण है ये? कमेंट, अच्छा ये तो यहाँ पे मेंशन कर दिया भैया। फिशर का समीकरण क्या है? कमेंट करके बताइए सभी लोग। ठीक है, एम बी इज इक्वल टू पी टी। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि यदि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत के फिशर के समीकरण में मुद्रा पूर्ति को 2 गुना कर दिया जाए तो कीमत स्तर में क्या आ जाएगी? 2 गुना। कीमत स्तर क्या हो जाएगा? इसका 2 गुना हो जाएगा, लेकिन मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रश्न पूछा जाता है। तो कीमत स्तर 2 गुना होता है और मुद्रा का मूल्य जो होगा वो क्या होता है दोस्तों? आधा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा।
बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन होता होगा इस प्रश्न में, तो मैं आपसे बता दूं कि देखिए, अगर जो मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाई जाएगी, तो भैया जब सबके पास मुद्रा आ जाएगा तो जाहिर सी बात है आप मांग ज्यादा करेंगे। तो जब मांग करेंगे भैया, तो कीमत स्तर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में आपके पास पैसा आएगा तो आप मांग करेंगे। मांग करेंगे तो कीमत स्तर में जाहिर सी बात है कि वृद्धि आ जाएगी, मांग बढ़ेगा तो कीमत स्तर बढ़ेगा। लेकिन अब मुद्रा आपके पास ज्यादा हो गया है, तो मुद्रा की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी जब कीमत स्तर बढ़ेगा तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, दोनों बातें पूछी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का फिशर का संशोधित समीकरण कौन सा है? ठीक है, ये बात तो सबको पता है कि फिशर साहब ने एम बी इज इक्वल टू पी टी दिया था। ठीक है, एम बी इज इक्वल टू पी टी दिया था। भी को इन्होंने स्थिर माना था कि परिवर्तनशील माना था? वेग को इन्होंने स्थिर माना था कि परिवर्तनशील माना था? मुझे आप कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर अगेन इजी सी बात है भैया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उन्होंने बाद में चल के एम डैश और भी डैश को क्या किया दोस्तों? एम डैश और भी डैश को जोड़ा। एम डैश क्या है दोस्तों? साख मुद्रा है, और वी डैश इसमें क्या है? साख मुद्रा का संचालन वेग है। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पीटी इज इक्वल टू एम भी, और बाद में इन्होंने एम डैश प्लस भी डैश को जोड़ा है। तो एम डैश साख मुद्रा है और भी डैश है साख मुद्रा का संचालन वेग। अगला प्रश्न, मुद्रा को तटस्थ कहा जाता है यदि? मुद्रा को तटस्थ कब कहा जाएगा भैया? इकोनॉमिक्स ये दो शब्द जरूर पूछे जाते हैं, एक तटस्थ और एक लोचदार। ठीक है, एक लोचशील और दूसरा तटस्थ। ठीक है, तो भैया साधारण भाषा में आप समझ सकते हैं कि तटस्थ का मतलब है कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, और लचीला का मतलब क्या हो रहा है? कि परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जब हम लोग आय की मांग लोच पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं ना कि कीमतों में वृद्धि होती है, जब आय में वृद्धि होती है तो लोगों की मांग बढ़ती है। मतलब मांग क्या होती है? लोचशील होती है। तो आय बढ़ने से मांग में भी वृद्धि हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो ये लोचशीलता की बात हो रही है। और अगर जो बेलोच की बात हो तो इसका मतलब कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर बोल रहे हैं सभी लोग? बी अगेन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं। तो भाई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि मुद्रा को तटस्थ कहा जाता है यदि यह अर्थव्यवस्था के वास्तविक चरों को प्रभावित ना करे। ठीक है, तटस्थ मतलब स्थिर तब कहा जाएगा जब ये अर्थव्यवस्था के जो वास्तविक चर हैं उस पर कोई प्रभाव न डाले। तो सभी लोग बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन से क्या बताया कि अगर जो मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन होता है तो इसका असर क्या पड़ेगा? चलिए भाई बताइए मुझे। राकेश जी, शिप्रा कुमारी जी, उर्मिला जी, दीक्षा जी, पुष्पिता जी, रत्नेश जी, सचिन जी, वैभव जी, चलिए सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये बोल रहे हैं सभी लोग। अच्छा, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन से क्या कहा था कि जो कीमत होगी वही, और केवल मुद्रा की पूर्ति में अगर जो परिवर्तन होगा तो केवल और केवल कीमतें ही प्रभावित होंगी, ब्याज दर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, रोजगार तथा उत्पादन पर भी कोई रोजगार तथा उत्पादन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। और ये कि कौन अर्थशास्त्री इसके अंतर्गत आएंगे? कमेंट करके थोड़ा मुझे बताइएगा कि परंपरावादी अर्थशास्त्र में मुद्रा पूर्ति के परिवर्तन से केवल कीमतें प्रभावित होती है, ये बात मुख्य रूप से कौन अर्थशास्त्री कहता है? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मिल्टन फ्रीडमैन ने अपने मुद्रा परिमाण सिद्धांत में किस पर बल दिया? चलिए भैया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए सरिता मिश्रा जी, आपका नाम ले लिया मैंने, लाल बहादुर जी, निकी खान जी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। अरुंधति देवी जी, अंजना कश्यप जी। चलिए
इस प्रश्न का उत्तर करिए। आई होप कि सबको पता होगा, पता होना चाहिए। इजी सी बात है भाई। डी बोल रहे हैं सभी लोग, डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं सभी लोग, डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। ये मुद्रा की मांग पे ही तो बल देते हैं ना भाई। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो मिल्टन फ्रीडमैन ने अपने मुद्रा परिमाण सिद्धांत में किस पे ज्यादा बल दिया, तो ये मुद्रा के मांग पे, और इसलिए इन्हें मुद्रा का मांग का सिद्धांत भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, कि मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। ये बात किसने कही थी भाई, कि मुद्रा वह धुरी है जिस पे अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। अच्छा सा प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग। ठीक है, सी बोल रहे हैं। मार्शल साहब की तरफ जा रहे हैं। ठीक है भाई, मार्शल बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि मार्शल साहब ने ये बात कही थी कि मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। ये बात मार्शल साहब के द्वारा कही गई है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, अगले महीने में ऐसी भरपूर संभावना लग रही है, इस महीने के अंत या अगले महीने तक आपको जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ठीक है, जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड की वैकेंसी आपको अगले महीने मतलब इस महीने के अंत तक नहीं, अभी नहीं, इस महीने नहीं, अगले महीने, सॉरी, इस महीने नहीं, अगले महीने आपको जीआईसी और एलटी ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो जो लोग बीएड किए हैं वो तैयार रहिए, और जो लोग बीएड नहीं किए हैं अभी आप अफवाहों के चक्कर में ना पड़िए। हो सकता है कि जीआईसी में आपको मौका मिल जाए। ठीक है, एलटी ग्रेड में तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन जीआईसी में मिल सकता है। अगला प्रश्न, कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का वास्तविक स्टॉक किसके कारण बढ़ता है भाई? इजी सी बात है, इजी सी बात है, गलत नहीं होना चाहिए। डी बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है। कीमतों में अगर जो कमी आ रही है तो इसका मतलब कि क्या हो रहा है, कि मुद्रा का मूल्य जो है वो क्या हो रहा है। अच्छा एक सेकेंड, ये क्या बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का वास्तविक स्टॉक किसके कारण बढ़ता है। हाँ ठीक है, तो वास्तविक स्टॉक बढ़ेगा भैया कीमतों में कमी के कारण। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी डी ही तो सभी लोग बोल रहे हैं ना, सभी लोग डी बोल रहे हैं ना, डी बोल रहे हैं ना। ठीक है, तो यही तो होता है ना कि मुद्रा का मूल्य और कीमतों में क्या होता है दोस्तों, विपरीत संबंध पाया जाता है। तो अगर जो वास्तविक मुद्रा, मतलब ये मुद्रा के मूल्य की ही बात कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि वास्तविक स्टॉक बढ़ेगा, कीमतों में कमी आएगी। बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, अधिमूल्यित मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव होगा? देखिए, एक होता है हाँ ठीक है, अधिमूल्यित मुद्रा की बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अधिमूल्यित मुद्रा की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा? एक तो अवमूल्यन हम बार बार देखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है अधिमूल्यित। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए भाई, बताइए मुझे, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये अधिमूल्यित मुद्रा की बात कर रहा है, समझिएगा बात को। बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो आयात हो जाते हैं ना दोस्तों, वो सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो आयात हो जाते हैं वो सस्ते हो जाते हैं। ये अवमूल्यन का ठीक उल्टा होता है दोस्तों। वहां पे क्या होता है कि आयात, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, अधिमूल्यित मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ेगा? तो क्या बोल रहा है कि आयात को सापेक्ष रूप से, हाँ ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि आयात को सापेक्ष रूप से सस्ता हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। जो आयातित वस्तुएं होती हैं वो क्या हो जाती है दोस्तों, कि आपकी सस्ती हो जाती हैं, और घरेलू वस्तुएं जो होती है दोस्तों वो अपेक्षाकृत महंगी होती है। तो ये सारा बहुत सारी चीजें बहुत बार हम लोगों ने इस
बारे में पढ़ा भी है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि वर्तमान मंदी के दौरान करेंसी युद्ध किससे संबंधित है? चलिए बढ़िया सा प्रश्न है कि वर्तमान मंदी के दौरान करेंसी युद्ध किससे संबंधित है? करेंसी युद्ध किससे संबंधित है भाई? चलिए ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? तो अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा सा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग ए बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोग, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान मंदी के दौरान करेंसी युद्ध किससे संबंधित है? तो ये करेंसी के अधोमूल्यन के अंतर करेंसी के अधोमूल्यन से संबंधित है। और कहेंगे सर क्या मतलब हुआ? तो भैया छोटी सी बात है कि सरकार इसके अंतर्गत विनिमय दर को नीचा रखने के लिए, सरकार विनिमय दर को नीचा रखने के लिए मुद्रा का अधोमूल्यन करता है। और आप सभी लोग को पता होगा कि जब अधोमूल्यन किया जाता है तो निर्यात में वृद्धि हो जाती है और घरेलू मुद्रा की मांग जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभिकथन दे दिया गया और तर्क दे दिया गया है। चलिए भाई बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। कि सामान्य तौर पे निर्यातों को बढ़ाने के लिए अवमूल्यन किया जाता है। क्या ये बात ठीक है? और अगर जो बात ये ठीक है तो यह निर्यातों को ज्यादा सस्ता कर देता है। चलिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। तो अवमूल्यन में क्या होता है दोस्तों कि देश की जो मुद्रा होती है इसके बाह्य मूल्य को एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, बाह्य मूल्य को कम करने के लिए ही तो हम अवमूल्यन करते हैं ना। ठीक है, ठीक है। और जबकि आपके देश के अंदर जो होता है दोस्तों उसके मूल्य मुद्रा जो होती है उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भैया कि ये निर्यातों को बढ़ाने के लिए, क्या ये बात ठीक है? एब्सोल्युटली ठीक है कि आमतौर पर निर्यातों को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों कि अवमूल्यन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और यह निर्यातों को ज्यादा सस्ता कर देता है, ये भी ठीक है। अवमूल्यन से निर्यात क्या हो जाते हैं, ज्यादा सस्ता हो जाते हैं, तभी तो हम निर्यात को बढ़ा पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बोल रहे हैं, ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन मांग नहीं रहा है, तो इजी सी बात है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अन्य बातों के समान रहते हुए मुद्रा के अवमूल्यन होने से क्या होता है? चलिए भाई बताइए, अवमूल्यन से क्या होगा? इजी सी बात है, जैसा कि मैंने बताया कि मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम किया जाता है अवमूल्यन के कारण, जिससे क्या हो सके कि हम निर्यात ज्यादा कर सके। तो क्या उत्तर होगा भाई? सभी लोग ए की तरफ जा रहे हैं, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं, तो ठीक ही बोल रहे हैं भाई कि अन्य बातों के सामान्य रहते हुए मुद्रा के अवमूल्यन होने से अवमूल्यन करने वाले देश के निर्यात की कुल मात्रा में वृद्धि होगी तथा आयात की कुल मात्रा में कमी हो जाएगी। क्योंकि जब हम अवमूल्यन करते हैं दोस्तों तो बाह्य मुद्रा की मात्रा का मूल्य जो होता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न रहा कि एक देश की मुद्रा का अवमूल्यन उस देश के व्यापार शेष को उस दशा में सुधार सकता है जब। चलिए थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर, बिल्कुल ठीक है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, क्या याद आना चाहिए? मार्शल लर्नर की दशा याद आनी चाहिए। ई एक्स प्लस ई एम ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, किसकी बात कर रहा है कि व्यापार की दशा में सुधार लाना है। तो जैसे ये शब्द आपने पढ़ा वैसे आपको ये वाला ये वाला समीकरण आपको एक तरीके से याद आ जाना चाहिए, इक्वेशन याद आ जाना चाहिए। तो क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है कि उसके निर्यातों की मांग की कीमत लोच क्या हो, अधिक हो। एब्सोल्युटली भाई बात ठीक है।
उसके बाद उसके आयातों की मांग की कीमत लोच अधिक हो। बिल्कुल सही है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी ही बोल रहे हैं सभी लोग। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डी बोल रहे हैं ना। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1 और 3 दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा। कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, फिर आपको कूट की सहायता से मिलाना है। चलिए भाई, आयात प्रशुल्क सामान्यतः आयातित वस्तु की कीमत में वृद्धि कर देता है, क्या ये बात ठीक है? चलिए बताइए मुझे। और ये बात ठीक है, तो यह कीमत वृद्धि व्यापार में संलग्न देशों में पूर्ति की लोच तथा मांग की लोच पे निर्भर करता है ना। तो भाई छोटी सी बात है कि नहीं है, छोटी सी बात है कि नहीं, कि आयात प्रशुल्क जब दूसरे देशों से हमारे देशों में वस्तुएं आती हैं तो सरकार क्या करता है, प्रशुल्क लगाता है, ताकि क्या कर सके, सरकार को आय प्राप्त हो सके और साथ ही साथ विदेशी वस्तुओं का कम उपभोग अपने देश में किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार प्रशुल्क लगाएगा तो वो वस्तुएं जो कंपनी आपके देश में आयात कर रही है वस्तु, मतलब वो निर्यात कर रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भैया, कि जब वो भारी मात्रा में सरकार को टैक्स देगा तो वो अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए कीमतों में भी वृद्धि कर देगा, क्योंकि जब सरकार टैक्स ज्यादा लेगी तो वो कीमत में वृद्धि करेगा और वो आम जनता मतलब उन लोगों को वहन करना पड़ेगा जो इन वस्तुओं का क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। तो बात तो ये बिल्कुल ठीक है। और यह कीमत वृद्धि व्यापार में संलग्न देशों में पूर्ति की लोच तथा मांग की लोच पर निर्भर करता है, जैसा कि हमने अभी देखा ही। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न, कि एक देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में बाजार द्वारा निर्धारित ऊपर की ओर होने वाला समायोजन क्या कहलाता है? आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोग गलत करेंगे, ये बात मैं बहुत ही आसानी से बोल सकता हूं कि बहुत सारे लोग इस प्रश्न का उत्तर गलत करने वाले हैं। फिर भी आप आराम से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। बहुत सारे लोग, एक नहीं कई लोग इस प्रश्न का उत्तर गलत करेंगे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं गलतियों का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है ना। 2-4 लोग हैं जो ठीक बता रहे हैं, बढ़िया बता रहे हैं भैया, अच्छी बात बता रहे हैं आप, है ना। क्या बोल रहे हैं सभी लोग? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी डी नहीं बोल रहे हैं सभी लोग गलत हैं, और जितने लोग भी डी बोल रहे हैं आप सभी लोग सही हैं, कि एक देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में बाजार द्वारा निर्धारित ऊपर की ओर होने वाला समायोजन जो होता है इसे हम विनिमय प्रसार बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि एक देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में बाजार द्वारा निर्धारित ऊपर की ओर होने वाला समायोजन को हम लोग विनिमय प्रसार बोलते हैं। अगला प्रश्न, यदि लाभ या ब्याज की स्थिर दर पर पूंजी उत्पाद अनुपात भी स्थिर रहता है तो तकनीकी परिवर्तन तटस्थ रहता है। इस धारणा को किसने प्रतिपादित किया है? चलिए बिल्कुल ठीक है। और देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग के सामने है। बेसिकली 3 वैकेंसी है, एक यूपी टीजीटी पीजीटी हो गया, फिर आपका क्या रहा है जीआईसी और एलटी। इसमें किसी भी तरीके से सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि आगे की जो सिनेरियो है वो बहुत आसान होने वाली नहीं है ना। तो बिल्कुल मेहनत कर लीजिए, कुछ दिनों कुछ महीनों की बात है, फिर लाइफ बेहतर होने वाला है। अगर जो आज थोड़ा सा कष्ट उठा के आपने मेहनत कर लिया, थोड़ा सेक्रीफाई कर लिया, तो फिर लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और आज थोड़ी सी लापरवाही बरत लिए तो फिर लाइफ में ढूंढते रहेंगे कि वैकेंसी कब आ रही है ना। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं भाई? बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं सभी लोग?
डी बोल रहे हैं, हेरोड की बात कर रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं भैया, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि यदि लाभ या ब्याज की स्थिर दर पर पूंजी उत्पाद अनुपात भी स्थिर रहता है तो तकनीकी परिवर्तन तटस्थ रहता है। और ये भैया तो हैरेड डोमर मॉडल की ही मान्यता है कि तकनीकी परिवर्तन क्या है, तटस्थ है या स्थिर है। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कॉल्डोर का समृद्धि मॉडल निम्नलिखित मान्यताओं पे आधारित है। चलिए भैया कॉल्डोर साहब आ गए, बिल्कुल ठीक है, कॉल्डोर साहब आ गए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है भैया। कॉल्डोर जैसे आपके सामने आए तो आपको याद आना चाहिए कि कॉल्डोर साहब उत्पादन के दो साधनों को बताते हैं, एक तो पूंजी को और दूसरा श्रम को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक है भाई कि उत्पादन में सिर्फ मजदूरी और लाभ पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और निवेश उत्पादन अनुपात एक स्वतंत्र चर है, एब्सोल्युटली ठीक है दोस्तों। ये सारी चीजें दोस्तों एप्लीकेशन पे पढ़ा दी गई हैं। तो जिन लोगों ने भी कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन किया है या ज्वाइन करने वाले हैं, आप ध्यान से एक एक क्लास को रिवाइज करते, ठीक है, कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। ये इस प्रश्न को पिछली बार बहुत सारे लोग गलत कर दिए थे, तो मैंने सोचा कि आज फिर से देखते हैं कि कितना आपने अपनी गलतियों में सुधार किया। चलिए, एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा क्रम टूट गया, है ना, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होना चाहिए इस प्रश्न का, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहे हैं भाई, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए गलतियां हो रही है ना, बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। भाई एक बात को आप समझिए, धीरे से आप समझिए एक बात को, ठीक है, ठीक है, थोड़ा आराम से समझिए इस बात को कि किसी क्षेत्र में नव परिवर्तन या नवीनीकरण विरले ही, विरले ही मतलब क्या, विरले ही मतलब क्या, कभी कभार या कम मात्रा में संबंधित क्षेत्रों में नव परिवर्तनों को प्रोत्साहित करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए भैया 2014, 15, 16 में बहुत सारे आज जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर आप देख रहे हैं, इन्होंने क्या किया कि जैसे ही जियो ने अपना डाटा फ्री किया वैसे ही इन लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया और इन्होंने अपने कंटेंट को बनाते रहे। उस टाइम कुछ भी बनाते रहे तो यूट्यूब पे चलता रहा। लेकिन जब बहुत सारे लोगों ने देखा कि भैया यूट्यूब पे तो क्या किया जा सकता है कि यूट्यूब पे वीडियो डाल के अर्निंग की जा सकती है, तो अब जिसको भी देखिए सभी लोग यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, है ना। तो ये बिरले नहीं भैया, ये 100% ऐसा होता है कि अगर जो किसी क्षेत्र में नव परिवर्तन या नवीनीकरण होता है तो सभी लोग इसके लिए आकर्षित होते हैं। लेकिन अब जब सभी लोग आकर्षित होने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो नव परिवर्तन का रूप होता है अब ये बदल चुका होता है और फिर बहुत सारे कंपटीटर आ जाते हैं और फिर क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान होती है। अब वर्तमान समय में कोई ये चाहे कि कुछ भी बना दे और यूट्यूब पे डाल दे और उससे हमारी अर्निंग हो जाए, तो ये अब सत्य नहीं है। ये सत्य आपका 2014, 15, 16 तक था कि आप कुछ भी डाल दीजिए आप वहां पे पॉपुलर हो जाएंगे। लेकिन अब वर्तमान समय में क्या हो गया, एक तरीके की पूर्ण प्रतियोगिता हो गई है, बहुत सारे कंपटीशन हो गए, एक से एक बेहतर से बेहतर लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनसे कम्पिटिट करने के लिए उनके जैसे ही आपको काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब देखिए, तो ये तो भाई गलत हो गया। एक बार नव परिवर्तन अलाभकारी बन जाता है तो अन्य उद्यमी झुंडनुमा गुच्छे
में उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ये बात बताया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो जो उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, उस उदाहरण के साथ इस प्रश्न को आप लाइफ में अब कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं और यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, कहते हैं सर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं सब्सक्राइब कर देता हूँ, लाइक कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको अगर जो आप यूट्यूब पे कैरियर ढूंढ रहे हैं तो आपको सिंसियरिटी से कार्य करना पड़ेगा, लगातार मेहनत करने पड़ेंगे, कंटेंट बेहतर करना पड़ेगा। आपको क्या है ना कि बड़े बड़े मछलियों से आपको लड़ना है, ठीक है, तब जाके कुछ यहाँ पे चीजें ठीक ठाक हो पाएंगी। अदरवाइज अब यूट्यूब भी इतना आसान नहीं रहा, है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कि संचय के स्वर्णिम नियम की सही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है ना। ठीक है, तो यह कि प्रति व्यक्ति पूंजी जहां पर, ठीक है, थोड़ा आराम से करिएगा। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं सभी लोग, ठीक है। किसने किया था ये प्रतिपादन? संचय के स्वर्णिम नियम का प्रतिपादन किसने किया था? फेलिप्स साहब ने किया था। आपको याद आया? याद आना चाहिए। और कौन सी बातें सही नहीं है? तो यह कि प्रति व्यक्ति पूंजी जहां पर है, प्रति व्यक्ति बचत और प्रति व्यक्ति निवेश क्या करता है? अधिकतम है। ये बात दोस्तों गलत हो जाएगी। तो ये फिलिप्स साहब को अगर जो आपने पढ़ा होगा तो आप बहुत आराम से इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। अगला अगला प्रश्न कि पेरेटो स्तंभ का तात्पर्य है। थोड़ा आराम से करिएगा भैया, इस प्रश्न का उत्तर करिए, है ना। पेरेटो स्तंभ का तात्पर्य है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि पेरेटो स्तंभ का तात्पर्य क्या है। ये प्रश्न मैं बार बार लाता हूं, बार बार लोग गलत करते हैं, और जो आज गलत करेगा ना, फिर आप समझ लीजिएगा भाई अच्छी बात नहीं है। मैं बार बार लेके आता हूँ, लोग बार बार, देखिए कितने सारे लोग महानुभाव गलत कर रहे हैं। इसलिए गलत कर रहे हैं कि भैया आप अच्छे से प्रश्न को पढ़ नहीं रहे हैं। और जो एग्जामिनर बनाया है ना, ये जो प्रश्न तैयार किया गया है, इसीलिए तैयार किया है कि वो क्या करे, आपसे ऑप्शन नंबर टी, ऑप्शन नंबर सी टिक करवा दे। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में कोई सही उत्तर नहीं है, ये गलत है भाई। ये क्या होता है, पेरेटो साहब क्या कहते हैं, पेरेटो अनुकूलतम या पेरेटो इष्टतम के अंतर्गत हम लोग ये न पढ़ते हैं कि एक को लाभ पहुंचाए बिना, सॉरी, एक को हानि पहुंचाए बिना दूसरे को हम लाभ नहीं पहुंचा सकते। ये ना बात होती है। बाकी संसाधन आवंटन की बात होती है भाई, संसाधन आवंटन की बात थोड़ी होती है यहाँ पे। संसाधन आवंटन हम लोग कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत पेरेटो साहब को पढ़ते हैं, और उन्होंने कहा है कि एक के कल्याण में कमी किए बिना दूसरे के कल्याण में वृद्धि नहीं की जा सकती है। उसके बाद जब स्लस्टकी साहब आते हैं, स्टोपलर साहब आते हैं, तो वो लोग कहते हैं नहीं भैया, पहले के कल्याण को हम बाधित भी नहीं करेंगे, उसके कल्याण को वैसे ही रखेंगे और दूसरे के कल्याण में हम वृद्धि करेंगे। तो आपको ये बात याद आना चाहिए। संसाधन आवंटन की बात कहाँ पे होती है भाई? तो संसाधन आवंटन जिसके लिए कम से कम एक बेहतर और कोई भी बदतर नहीं होता है। नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा। संसाधन आवंटन जिसके लिए कोई पेरेटो सुधार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी यहाँ पे डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो संसाधन आवंटन जिसके लिए कोई पेरेटो सुधार नहीं है, कि मतलब क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, एक को लाभ पहुंचाए बिना दूसरे को, एक को हानि पहुंचाए बिना दूसरे को आप लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो कोई सुधार संभव नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और स्लस्टकी आते हैं, टोपलर आते हैं, तो यही कहते हैं भैया कि सुधार संभव है। ठीक है, पहले को हम हानि भी नहीं पहुंचाएंगे और दूसरे को हम लाभ पहुंचा देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने अगेन रहा, जो बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया कि असंतुलित विकास मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया। चलिए भाई, अच्छा सा प्रश्न है, क्या उत्तर होगा भाई? ये तो सभी लोग ठीक करेंगे। आई होप कि आप, मैं तीसरी बार इस प्रश्न को लेके आ रहा हूं, ठीक है, मैं तीसरी बार इस प्रश्न को लेके आ रहा हूं, है ना। तो भैया
असंतुलित विकास मॉडल सर्वप्रथम, मतलब सबसे पहले किसने दिया था इसकी बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो भैया हर्समैन साहब ने दिया था ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए इसका, डी होना चाहिए ना, अर्थात ओनली वन होना चाहिए ना। तो एब्सोल्युटली जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। असंतुलित विकास आपको सभी लोग को पता ही होगा कि क्या होता है, नहीं पता होगा तो पुरानी वीडियोस को देख लीजिएगा, मैं हमेशा बताता रहता हूँ। लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था में जितने क्षेत्र हैं, हर्षमैन साहब का कहना था कि आप केवल उन क्षेत्रों में निवेश करिए जिन क्षेत्रों में लाभ आप ज्यादा कमा पाए, और फिर जब आप लाभ कमा लेंगे तो फिर उन क्षेत्रों में निवेश करिए जिन क्षेत्रों में कम लाभ प्राप्त करने की संभावना है। ऐसी स्थिति में आपकी अर्थव्यवस्था पटरी पे आगे बढ़ जाएगी। वही रैगनर नट साहब कहते हैं नहीं भैया, जितने क्षेत्र हैं सारे क्षेत्रों में समान रूप से निवेश करिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि समृद्धि का हैरड डूमर मॉडल अवधारणाओं तथा उनकी समानता पे आधारित है। क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज मैं एक ऐसे लोगों की कमेंट को मैं देख रहा हूँ जिनका एक ऐसा इतिहास रहा है कि आज तक मैं जितनी भी क्लास लिया हूँ मैक्सिमम उनके उनके क्वेश्चन 95% सही होते हैं, 90 से ऊपर ही उनका औसत होता है। लेकिन आज 2-3 क्वेश्चन में उनका गलत हो गया, इजी इजी प्रश्न में। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि उनको तो एकदम नहीं गलत करना है जो काफी बेहतर हैं और बेहतर करते हुए आए हैं, है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि समृद्धि का हैरड डोमर मॉडल अवधारणाओं तथा उनकी समानता पे आधारित है। मैं सबका कमेंट देखता रहता हूँ, इसीलिए मैं सबका कमेंट देखता रहता हूँ। क्या उत्तर होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर सी सभी लोग बोलेंगे तो एब्सोल्युटली ठीक होगा भैया। वास्तविक अभिष्ट एवं प्राकृतिक विकास दर पे GW GA और GN, ठीक है। तो जितने लोग भी, ठीक है, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है ना। तो ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं, नाम नहीं लिया जा सकता, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ठीक है, उन्हों वो बहुत दिनों से हमारे साथ मतलब ज्वाइन, फीमेल ही है, ज्वाइन करती हैं, मतलब बहुत अच्छा मजा आ जाता है उनके परफॉर्मेंस को देख के, ठीक है। लेकिन आज गलत हो रहा है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि सोलो ने अपना मॉडल किसके विकल्प के रूप में निर्मित किया। इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, चलिए बिल्कुल ठीक है, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, हैरड डोमर का विकास मॉडल बिल्कुल सही है। तो भैया हैरड डोमर के विकास मॉडल की मान्यताओं को ही लेकर के इसको और ज्यादा विकसित करने का कार्य किसने किया था? सोलो साहब ने किया था, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि देय अंतराल मॉडल में अंतराल को निम्नलिखित के द्वारा भरा जा सकता है। किसके द्वारा भरा जा सकता है भाई? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है कि दी अंतराल मॉडल में अंतराल को निम्नलिखित के द्वारा भरा जा सकता है। किसके द्वारा भरा जा सकता है? बिल्कुल ठीक है। तो दे अंतराल मॉडल किसने दिया था? याद आया? दे अंतराल मॉडल किसने दिया था? चेनरी साहब ने दिया था, याद आना चाहिए आपको, है ना। और इसमें इन्होंने क्या कहा था कि दे अंतराल मॉडल को की बात करते हुए दो तत्वों को सम्मिलित किया था। दो अंतरालों की बात की थी, एक विनियोग बचत अंतराल और दूसरा बात किया था आयात निर्यात अंतराल। तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा भैया? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, विदेशी आर्थिक सहायता, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, जॉन रॉबिन्सन के ग्रोथ मॉडल में पूंजी संचय किस पर निर्भर करता है? चलिए बताइए कि जॉन रॉबिन्सन के ग्रोथ मॉडल में पूंजी संचय किस पर निर्भर करता है? आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, याद आनी चाहिए इनकी पुस्तक का नाम द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल।
इसी में इन्होंने ग्रोथ मॉडल को प्रस्तुत किया था, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने, है ना। क्या कहा था, क्या कहा था उन्होंने? बिल्कुल ठीक है, बी बोल रहे हैं सभी लोग। लाभ, मजदूरी दर और श्रम की उत्पादकता, इस दोनों में उन्होंने क्या संबंध बताया था? विपरीत संबंध बताया था ना। बी ही सभी लोग कर रहे हैं ना, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ लीजिए भाई, उसके बाद कूट दिया गया है, इसको मिला दीजिए कि आर्थिक विकास का हैरल्ड डोमर मॉडल आधारित है। इजी सी बात है भाई, इकोनॉमिक्स में इससे इजी प्रश्न हो नहीं सकता है ना, इससे आसान प्रश्न तो हो नहीं सकता है। चलिए, बट प्रैक्टिस नहीं होगा तो ये बहुत ही कठिन भी है। बिल्कुल ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं भैया? बिल्कुल ठीक है। हैरल्ड डोमर साहब किसकी किसकी बात करते हैं भैया? वास्तविक समृद्धि दर की बात करते हैं, वांछित समृद्धि दर की बात करते हैं और प्राकृतिक समृद्धि दर की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला वांछित समृद्धि दर और प्राकृतिक समृद्धि दर, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, पहला और चौथा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न, हैरल्ड डोमर की आर्थिक विकास मॉडल निम्न के संतुलन पे आधारित है। थोड़ा आराम से करिएगा, गलतियां होती हैं इस प्रश्न में। और दोस्तों, जो लोग भी हमें अभी तक एप्लीकेशन पे ज्वाइन नहीं किए हैं, जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों। यहाँ लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स के ए टू जेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको पूरा इकोनॉमिक्स का नोट्स दिया जा रहा है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करेंट, मतलब सब कुछ मेरे द्वारा आपको कवर कराया जा रहा है। ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, पर्याप्त नहीं संतुलित समय है। ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई विशेष समस्या नहीं होगी। अब ये लगभग जितनी भी क्वेश्चन हो रहे हैं, सारी चीजें मैं एप्लीकेशन पे एक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कुछ पढ़ा चुका हूँ। तो आप क्लास नंबर 1 से लेकर के सारी क्लासेस को देखते रहिए, ठीक है। और यूपी टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, एडमिशन ओपन है। एडमिशन की जो फीस है दोस्तों, वो 2000 रुपये है। 2000 रुपये आपको इस नंबर पे, ये जो नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे पेमेंट करना पड़ेगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से। और इसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए भाई, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो सभी लोग सी की तरफ जा रहे हैं, सभी लोग सी की तरफ जा रहे हैं, तो भैया बहुत अच्छा जा रहे हैं कि निवेश एवं बचत संतुलन की बात करते हैं। तो हैरल्ड डोमर का आर्थिक विकास मॉडल निम्न के संतुलन पर आधारित है। तो निवेश और बचत संतुलन पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बोल रहे हैं सभी लोग ना, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए भाई, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। आज आप लोग लाइक सेशन को क्यों नहीं किए हैं? इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और सेशन क्यों नहीं किए हैं? लाइक और शेयर क्यों नहीं किए हैं? सभी लोगों से निवेदन है, लाइक शेयर किया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, देखिए आज तो लाइक कुछ भी नहीं है। तो निवेदन है सभी लोगों से कि एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए भाई, ठीक है, क्योंकि आपका लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बिग थ्योरी ऑफ बिग पुश, बड़े धक्के का सिद्धांत, रोजेस्टीन रोडान ने दिया था। यहाँ तो है ही नहीं है, रोडान साहब नहीं है क्या? चलिए, मैं रोडान को ला दे रहा हूँ, ठीक है। रोजेस्टीन रोडान ने बड़े धक्के का सिद्धांत दिया था। श्रम की असीमित आपूर्ति, भैया पता ही होगा किसने दिया? लेविस ने दिया था ना। अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं, एक कृषि और उद्योग। कृषि में श्रम का आधिक्य पाया जाता है, इस श्रम के आधिक्य को उद्योगों की तरफ भेजिए। समृद्धि के इंजन के रूप में व्यापार, इसकी बात कौन किया था भैया? इसकी बात एमरी साहब किए थे। और आर्थिक समृद्धि की अवधारणा, ये तो कुजनेटा साहब, ठीक है, ठीक है ना। तो ये पता है, ये प्रश्न को ऐसे पूछना चाहिए कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है।
है ना। इस प्रश्न को ऐसे पूछना चाहिए कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब प्रश्न गलत ही बना दिया, आयोग के द्वारा ये प्रश्न गलत बना दिया गया, तो भैया हम लोग क्या किया जा सकता है ना। अगला प्रश्न कि संतुलित समृद्धि की मूल व्याख्या का संबंध है। ये प्रश्न बहुत बार गलत करते हैं आप लोग, आज गलत होगा तो फिर अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। गलत नहीं करना है, बहुत सारे लोग गलत करते हैं और मैंने बहुत बार इस बात को बताया भी है कि आपको गलत नहीं करना है। चलिए भैया, संतुलित समृद्धि दर तो आपको भैया किसकी याद आ जानी चाहिए थी, यहाँ पे आपको रैगनर नर्स साहब की याद आनी चाहिए थी। संतुलित विकास या समृद्धि की अवस्था किसने दिया था, रैगनर नर्स साहब ने दिया था। कहा था कि अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में आप समान रूप से निवेश करिए, उससे आपकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ जाएगी, है ना। बिल्कुल ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। आज आप लोग का उत्तर बिल्कुल सही है भाई। पिछली बार क्या किए थे, सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर क्या किया था, ए किया था, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर ने ये प्रश्न बनाया है कि भैया पहले झटके में आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए टिक करके चले जाएंगे, कहेंगे सर बहुत इजी प्रश्न पीजीटी में पूछ दिया था इस बार। हाँ ठीक है, लेकिन जब आंसर किया जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सभी क्षेत्रों में समान राशि का निवेश होना, ये निवेश की बात करते हैं, न कि विकास की बात करते हैं। ये कहते हैं संतुलित समृद्धि दर के अंतर्गत नर्स साहब कहते हैं कि आप सभी क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में आप समान रूप से निवेश करिए, ठीक है। अगला प्रश्न, निवेश कसौटी में छाया कीमतें वैसी कीमतें होती हैं जो, अब छाया कीमतों से ऐसे क्या है भाई, बता दीजिए मुझे, इजी सी बात है। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल। और देखिए दोस्तों, एग्जाम के पहले थकना नहीं है, ठीक है। एग्जाम के पहले न थकना है, न हारना है, और ना ही मनोबल को डाउन करना है ना। अगर जो थक गए यार, अगर जो थोड़ा सा कष्ट हो रहा है ना, तो कष्ट होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बैठ के पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, होने दीजिए। समस्याएं आती रहेंगी लाइफ में, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली। कुछ भी चल रहा है लाइफ में, चलने दीजिए, लेकिन जिससे आपकी पहचान है उसके साथ गद्दारी नहीं करना। जिस चीज से समाज में आपकी पहचान होती है, उस काम को अगर जो आप ठीक तरीके से नहीं करेंगे ना, तो आप समाज में कभी भी सम्माननीय नहीं होंगे। सम्मान सभी को चाहिए, लेकिन सम्मान क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो उसका सबसे छोटी सी बात यही है, सबसे आसान बात यही है कि जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जिससे आपकी पहचान है, उस क्षेत्र में आप बेस्ट करिए, बेहतर करिए, मेहनत करिए। मेहनत करेंगे तो टैलेंट आ जाएगा। टैलेंट लेकर के इस पृथ्वी पर किसी ने पैदा नहीं हुआ आज तक। जो मेहनत करता है वही टैलेंटेड होता है ना। तो बहुत सारे लोग देखते हैं कि यार इसका तो बहुत अच्छा हो रहा है, ये तो लड़की बहुत टैलेंटेड है, या लड़का ये बहुत टैलेंटेड है। कोई टैलेंटेड नहीं है, वो आपको टैलेंटेड इसलिए लग रहा है ना कि बहुत समय से लगातार वो कठिन परिश्रम कर रहा है, वो बहुत समय दिया है इस क्षेत्र पे, इसलिए वो टैलेंटेड आपको लग रहा है। आप भी कठिन परिश्रम करिए, आप भी लगातार लगे रहिए, आप भी टैलेंट हो जाएंगे। कोई भी दिमाग से पैदल नहीं होता है, सबके पास दिमाग होता है, लेकिन आप समय तो दीजिए। जिस खेल के आप खिलाड़ी हैं, उस खेल के लिए आप प्रैक्टिस तो करिए, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आप करिए कि निवेश कसौटी में छाया कीमतें वैसी कीमतें होती हैं, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं दोस्तों, कि वस्तुओं तथा उत्पादन साधनों की सही एवं दुर्लभ कीमतों को दर्शाता हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। निवेश कसौटी में छाया कीमतें वैसी कीमतें होती हैं जो वस्तुओं तथा उत्पादन साधनों की सही एवं दुर्लभ कीमतों को दर्शाता हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। रावण कुमार जी कह रहे हैं हमारे फैमिली वाले स्टडी नहीं करने दे। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। आपको पढ़ाई से कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक पाएगा। कापी किताब अपने पास रखिए, जैसे अनुकूल समय मिले पढ़ लीजिए, कोई रोकेगा नहीं आपको। वो लेकिन जो वो कह रहे हैं वो करते रहिए।
अगला प्रश्न कि सोलो के दीर्घकालीन समृद्धि मॉडल में निम्न में से कौन सी एक मान्यता नहीं है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप लोग क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि कीमत तथा मजदूरी को इन्होंने परिवर्तनशील माना था, न कि कीमत और मजदूरी को इन्होंने स्थिर माना था। ठीक है, तो सोलो साहब की मान्यता को जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा था कि जो बचत अनुपात है वो स्थिर है, उत्पादन फलन जो होता है वो समरूप होता है, और श्रम और उत्पादन समान दर पर नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि अल्प विकसित देशों के संदर्भ में निर्धनता के दुष्चक्र के खिसिच के निर्कासियन प्रतिपादन में निवेश करने की अभिप्रेरणा किसके द्वारा सीमाबद्ध होती है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग। सबको पता होगा भाई, रेगनर नट साहब गरीबी के दुष्चक्र के अंतर्गत कहते हैं कि लोगों की उपभोग प्रवृत्ति ज्यादा है, इसलिए लोगों क्या कर रहे हैं, लोग बचत नहीं कर पा रहे हैं। जब लोग बचत नहीं कर पा रहे हैं तो भैया वो निवेश नहीं कर पाएंगे, निवेश नहीं कर पाएंगे तो उत्पादन नहीं कर पाएंगे, उत्पादन नहीं कर पाएंगे तो वस्तुओं को बेच नहीं पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे तो आय नहीं मिलेगा, तो जब आय नहीं मिलेगा तो फिर वो ऐसे के वैसे ही बने रहेंगे, तो बचत का अभाव। बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस मॉडल में मानव पूंजी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए भाई बता दीजिए मुझे इस प्रश्न का उत्तर कि निम्नलिखित में से किस मॉडल में मानव पूंजी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इजी सी बात है, गलत नहीं होना चाहिए, है ना, गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा था ना, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले इस प्रश्न को देखा था, तो क्या उत्तर हो जाएगा भाई। बी वाले कहाँ सोच रहे हैं, डी उत्तर की तरफ देखिए थोड़ा सा। किस किस मॉडल या पद्धति में मानव पूंजी का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो भैया हैरत डोमर साहब श्रम की बात करते हैं कि नहीं करते हैं, श्रम की बात करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वही तो पूछ रहा है ना। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न मार्क्स के अनुसार पूंजी के सावयव संयोजन में वृद्धि इसमें से किसकी ओर अग्रसर करता है। चलिए भाई बताइए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर हो जाएगा भाई। कार्ल मार्क्स की बात यहाँ पे हो रही है। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजी में अवयव संयोजन में वृद्धि इनमें से किसकी ओर अग्रसर करता है। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि लाभ की दर में कमी। ठीक है, तो बात को अगर जो आप ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, तो कार्ल मार्क्स को आप पढ़ते हैं तो यही तो कार्ल मार्क्स आप कहते हैं कि उत्पादन में बेसिकली दो लोग कार्यरत हैं, एक श्रमिक है, दूसरा जो है वो पूंजीपति है। और जो श्रमिक है वो चाहता है कि मजदूरी दर बढ़ाई जाए, और जो पूंजीपति होता है वो ज्यादा लाभ कमाने के लिए मजदूरों के का क्या करता है, शोषण करता है, उनको कम मजदूरी देता है। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से आपको यहाँ पे प्रश्न को देखना था। तो मार्क्स के अनुसार पूंजी के सावयव संयोजन में वृद्धि इनमें से किसकी ओर अग्रसर करेगा, तो ये लाभ की दर में दोस्तों कमी ला देगा। अगला प्रश्न मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का विभाजन किस प्रकार है होता है। चलिए भैया, बिल्कुल ठीक है,
सर पिछले प्रश्न का आंसर, चलिए लाल बहादुर जी, जो भी थोड़ी सी अगर जो आप लोग को लगता है कि कोई प्रश्न गलत है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। रिलीवेंट आप उसका थोड़ा सा व्याख्या कर दीजिए, मैं देख लूंगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए, है ना? इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, और कोई सी के अलावा? सी के अलावा और कोई? तो भैया बहुत अच्छी बात है, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ये स्थिर पूंजी की बात करते हैं, परिवर्तनशील पूंजी की बात करते हैं और अतिरेक मूल्य की बात भी करते हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। भैया कोई आपसे पूछ दे कि स्थिर पूंजी क्या है, तो स्थिर पूंजी के अंतर्गत क्या कहते हैं कि इसके अंतर्गत उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले जो कच्चे माल होते हैं या उत्पादन पे जो साधन उत्पादन के जो साधन होते हैं उस पे व्यय होने वाली पूंजी को शामिल करते हैं। मतलब कच्चे माल और उत्पादन पे के साधनों पे जो पैसा व्यय होता है उसे ये क्या कहते हैं, स्थिर पूंजी के अंतर्गत शामिल करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, परिवर्तनशील जो पूंजी होता है वो श्रमिकों को जो वेतन वो देते हैं उसको मानते हैं कि जो श्रमिक का वेतन होता है वो परिवर्तनशील होता है। और अतिरेक मूल्य आपको पता ही होगा दोस्तों कि कहते हैं कि एक जो पूंजीपति होता है वो श्रमिकों का शोषण करके क्या करता है कि लाभ अधिक कमाता है। श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के आधार पे उसको क्या मिलता है, उसको मजदूरी नहीं दी जाती है और इसी कारण एक पूंजीपति को या एक उद्यमी को लाभ की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला, रोस्टो के अनुसार विकसित देश किस अवस्था में है? चलिए भाई, ये प्रश्न हम लोग के सेशन को छोड़ता नहीं है, जरूर एक बार आता है। रोस्टो साहब जरूर आते हैं और आपके पेपर में भी एक प्रश्न जरूर रोस्टो साहब से आता है। तो फिर वही बात बोलूंगा, याद आना चाहिए। द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में रोस्टो साहब ने आर्थिक विकास के 5 चरण की बात की थी। पहली चरण परंपरागत समाज, मतलब समाज क्या है, परंपरागत है, यहाँ पे विकास की दर नहीं है, ठीक है, मतलब मंदी की अवस्था है। दूसरा आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था, तीसरा आत्मस्फूर्ति, चौथा परिपक्वता की ओर अग्रसर और पांचवा अत्यधिक उपभोग। तो ये क्या कह रहा है कि विकसित देश किस अवस्था में होते हैं? चलिए भैया, विकसित देश मतलब पांचवी अवस्था की बात करेगा ना यहाँ पे, तो विकसित देश पांचवी अवस्था में होंगे ना भाई। तो पांचवी अवस्था कौन सी है? अत्यधिक उपभोग की अवस्था होगी। एब्सोल्युटली ठीक है, सभी लोग ठीक बोल रहे हैं। अगला, असंतुलित विकास निम्न मान्यता पे आधारित है। चलिए भैया, असंतुलित विकास किस मान्यता पे आधारित है? असंतुलित विकास किसने दिया था? हर्समैन ने, ठीक है, हर्समैन ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में अगर जो ए बी सी डी अगर जो 4 क्षेत्र हैं और बी और सी में ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है निवेश के द्वारा, तो केवल आप बी सी को में निवेश करिए, ए और डी में ना करिए। और जब बी सी से जो लाभ प्राप्त होगा तब जाके ए और डी में आप निवेश कर दीजिए, इससे आपकी अर्थव्यवस्था संतुलित रूप में विकास करने लगेगी। तो चलिए भाई, बता दीजिए मुझे इस प्रश्न का उत्तर। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। ये पूंजी को और श्रम को, सॉरी, पूंजी व श्रम पूर्ति दोनों को ये इन्होंने क्या माना है? स्थिर माना है। मतलब पूंजी और जो श्रम है वो परिवर्तनशील नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक उत्पादों के मूल्य में ह्रास की सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति की अवधारणा किस अर्थशास्त्री की देन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं लेकिन लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ दोस्तों। प्रत्येक दिन ऐसे प्रैक्टिस होता रहता है और मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ कि अगर जो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना तो एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रश्न यही लगेगा कि आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, बशर्ते आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लगभग लगभग हमेशा जुड़े रहिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। 7 से 9 आपकी क्लास होती है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या उत्तर होगा भाई? डी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, डी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो जितने लोग भी डी की तरफ जा रहे हैं भैया सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि प्राथमिक उत्पादों के मूल्यों में ह्रास की सुदीर्घकालीन अवधारणा की प्रवृत्ति की अवधारणा किस अर्थशास्त्री की देन है? तो रॉल्फ प्रेबिस की है, प्रेबिस सीगर की है दोस्तों। और आपको पता होगा यहाँ पे एक बात और आपको समझ में आनी चाहिए कि यही लोग कहे थे
कि जब एक अल्प विकसित देश से व्यापार करता है तो अल्प विकसित देश की को क्या होता है दोस्तों, हानि होता है। ठीक है, तो उसी संदर्भ में इन लोगों ने ये कहा था कि प्राथमिक उत्पादों के मूल्यों में अगर जो ह्रास होगी, प्राथमिक उत्पादों के मूल्यों में ह्रास की सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति की अवधारणा जो दिया था वो प्रेविस सीगर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न कि आर्थिक विकास की आत्मस्फूर्ति की अवस्था में विशेष दर रोस्टो के अनुसार होनी चाहिए। आत्मस्फूर्ति की अवस्था मतलब किसकी बात कर रहा है, तीसरी अवस्था की बात कर रहा है ना। द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक में रोस्टो साहब ने आर्थिक विकास के 5 चरण दिए। पहला परंपरागत समाज, दूसरा आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था और तीसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था। चौथा क्या था, चौथा क्या था, परिपक्वता की ओर अग्रसर, और पांचवा क्या था दोस्तों, अत्यधिक उपभोग या उच्च उपभोग। तो ये तीसरी अवस्था की बात कर रहा है। तो क्या उत्तर हो जाएगा भाई, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बी बोल रहे हैं 10%, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी 10% की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि आर्थिक विकास की आत्मस्फूर्ति की अवस्था में विशेष दर रोस्टो के अनुसार होनी चाहिए। तो ये लगभग कितनी होनी चाहिए, 10% होनी चाहिए। अगला प्रश्न कि रोजेस्टीन रोडान किस प्रकार की अविभाज्यताएं अर्थव्यवस्था में मानता है। ठीक है, रोजेस्टीन रोडान ने 3 प्रकार की अविभाज्यताओं की बात की है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग करिए, और जितने लोग भी दोस्तों अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे जो हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है उसको नहीं ज्वाइन किया, आप जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच, झारखंड टीजीटी के लिए अलग बैच चल रहा है। ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे नोट्स दिए जा रहे हैं, नोट्स को वहाँ पे पढ़ते रहिए। बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करिए, अपना इवैल्यूएशन करिए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। करंट आपका कवर करा दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। कहाँ से प्रश्न बनेगा, ईमानदारी से अगर जो आप लोग एप्लीकेशन पे उन सारी चीजों को फॉलो करते रहे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहे, तो कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें दोस्तों मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। बशर्ते जितना प्रयास मैं आपके लिए कर रहा हूँ उतना ही प्रयास आपको भी करना पड़ेगा आपकी सफलता के लिए। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी एडमिशन नहीं लिया एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन की जो फीस है दोस्तों वो केवल और केवल 2000 रुपए है। यूपी टीजीटी पीजीटी और झारखंड टीजीटी पीजीटी दोनों का बैच अलग अलग है। ठीक है, तो 2000 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस नंबर पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस प्रश्न पे इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन से भी डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो देखिए रोजेस्टीन रोडान ने किस प्रकार की अविभाज्यताएं अर्थव्यवस्था में बताई, तो तीन प्रकार की अव्यवस्थाओं को बताते हैं, उत्पादन फलन संबंधी, मांग संबंधी और वस्तुओं की पूर्ति संबंधी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न रहा है कि हैरट डोमर मॉडल में विकास जी, औसत बचत अनुपात एस तथा पूंजी उत्पाद अनुपात भी से निम्नलिखित रूप संबंधित है। थोड़ा आराम से करिएगा। बिल्कुल ठीक है कि हैरट डोमर मॉडल में विकास जी औसत बचत अनुपात एस तथा पूंजी उत्पाद अनुपात तथा भी से निम्नलिखित रूप क्या समीकरण बेसिकली सही है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या उत्तर आ रहा है भाई, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, जी इज इक्वल टू एस अपान भी। ठीक है, ठीक है, तो जितने लोग भी जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि हैरट डोमर मॉडल में विकास जी औसत बचत अनुपात एस तथा पूंजी उत्पाद अनुपात भी से संबंध कैसे है, जी इज इक्वल टू एस अपान बी। ऑप्शन नंबर सी सभी लोग कर रहे हैं बिल्कुल। अगला प्रश्न कि रैगनर नट्स के अनुसार भारत में जनसंख्या का बड़ा आकार क्या करता है, भाई बताइए। चलिए भैया, एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं रैगनर नट्स के अनुसार भारत में जनसंख्या का बड़ा आकार क्या करता है। चलिए भैया, गरीबी का दुष्चक्र हमारे रैगनर नट्स साहब ने ही दिया था। क्या कहा था कि लोगों के पास पैसा कम है,
आय कम होने के कारण लोगों की निवेश कम हो रही है, निवेश कम हो रहा है तो उत्पादन कम हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है तो आय कम हो रहा है। तो इस वजह से जहाँ पे वो है वहीं पे वो बने रह रहे हैं, ठीक है। तो बचत क्षमता को घटाता है, ठीक है। इट मीन्स की रेगनर नट साहब कहते हैं कि भारत में जनसंख्या का जो बड़ा आकार है, या तो उसके पास आय नहीं है, या अगर जो आय भी है तो वो उपभोग पर ज्यादा व्यय कर रहा है, और जब ज्यादा उपभोग करेगा तो बचत उसकी कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि निवेश की क्षमता भी जो होगी वो कम हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि स्थिर विकास के अंतर्गत जब लोगों को पुनः विनियोजित किया जाता है तथा मजदूरी का उपयोग किया जाता है तो इससे क्या असर पड़ता है। लाइक शेयर आज आप लोगों ने सेशन को नहीं किया है ना। बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं लेकिन फिर भी लाइक और शेयर आज के सेशन में नहीं है। रोज ये लाइक और शेयर लगभग 100 के क्रॉस कर जाता है, 100 पार चला जाता है, लेकिन आज लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग हमारे साथ? ठीक है, ये बहुत गलत बात है। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग हमारे साथ? हाँ ठीक है, चलिए तो सभी लोग लाइक शेयर करते रहिए। इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो क्या उत्तर होगा भाई? एब्सोल्युटली राइट है। तो ये जितने लोग भी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं भैया कि स्थिर विकास के अंतर्गत जब लोगों को पुनः विनियोजित किया जाता है तथा मजदूरी का उपयोग किया जाता है तो लाभ की दर जो होगी ब्याज की दर से अधिक हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि स्थिर विकास की बात कर रहा है। स्थिर विकास के अंतर्गत जब लोगों को पुनः विनियोजित किया जाता है, ठीक है, तथा मजदूरी का उपयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको एक तरीके से याद रखने के लिए, आप रिमेंबर रखने के लिए याद रख सकते हैं कि अगर जो मजदूरों को हम क्या कर रहे हैं, पुनः विनियोजित कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लाभ की दर ब्याज की दर से अधिक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भैया? क्योंकि जो मजदूर हैं उनको अभी प्रचलित मजदूरी पता नहीं है कि मार्केट में मजदूरी क्या चल रही है, ठीक है, और वो कार्य करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। मतलब बस ये बातें याद रखने के लिए रखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व में कौन सा आर्थिक नहीं है? चलिए भैया, आर्थिक मतलब क्या होता है? मुद्रा, जो मुद्रा से संबंधित हो, ठीक है। आर्थिक मतलब क्या होता है? जो मुद्रा से संबंधित हो, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो मुद्रा मुद्रा से संबंधित नहीं है? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सभी लोग ठीक करेंगे, कोई गलत नहीं करेगा। एब्सोल्युटली ठीक है कि आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व में कौन सा आर्थिक नहीं है? तो भैया स्थिर और कुशल प्रशासन, ये मुद्रा के अंतर्गत कहा आएगा। कुशल प्रशासन की बात होगी तो ये तो यहाँ तो दक्षता की बात हो रही है ना, इसका कोई संबंध मुद्रा से थोड़ी है। तो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मार्क्स के अनुसार शोषण की दर क्या होती है? चलिए भैया बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। आसान सा प्रश्न है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो शोषण की दर कहाँ होती है? एक जो अतिरेक मूल्य होता है और एक जो परिवर्तनशील पूंजी पूंजी होता है, ठीक है। अतिरेक मूल्य और परिवर्तनशील पूंजी, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है? यही तो कहते हैं ना कि मार साहब, यही तो कहते हैं ना कि एक जो पूंजीपति होता है वो श्रमिकों का शोषण करके लाभ कमाता है। मतलब श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता ज्यादा होती है लेकिन उस अनुपात में मजदूरी नहीं देता है, और उसी के कारण एक उद्यमी या एक पूंजीपति लाभ कमाता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है भैया, एस अपन वी, ऑप्शन नंबर बी। सभी लोग ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। अगला प्रश्न, बड़े धक्के के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बड़े धक्के का सिद्धांत सबको पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो भैया आसान भाषा में अगर जो समझे तो बड़े धक्के के सिद्धांत के अंतर को किसने दिया था? बिग पुश थ्योरी किसने दिया था? रोजेस्टीन रोडान ने दिया था। क्या कहा था कि एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था मंदी के भंवर जाल में फंसी हुई है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि बाह्य रूप से
अर्थव्यवस्था में पैसा डालना चाहिए, बड़ी मात्रा में अर्थव्यवस्था में पैसा डालना चाहिए, जिससे लोगों के पास मुद्रा की मात्रा आ पाए और लोग उत्पादन करने के लिए प्रेरित हो पाए। ठीक है, तो जब उत्पादन होगा तो उससे मांग व पूर्ति क्या होगी दोस्तों, क्रियाशील होगी। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, कौन विकासवादी अर्थशास्त्री नहीं है भैया? कौन सा ऐसा? ठीक है, चलिए, कि कौन विकासवादी अर्थशास्त्री नहीं? ये देखिए, प्रश्न देखने में जितने आसान लगते हैं ना, उतने ही कठिन भी होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न देखने में जितने आसान लगते हैं उतने ही कठिन भी होते हैं और उतनी ही गलतियां भी होती है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए कितने लोग हैं। हाँ, कुछ लोग ठीक कर, मतलब सभी लोग ठीक कर रहे हैं, कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं। तो किन्स साहब है दोस्तों, ये आर्थिक विकास से संबंधित नहीं। ठीक है, सिद्धांत तो इन्होंने बहुत सारे दिए हैं, लेकिन ये आर्थिक विकास की बात नहीं करते हैं, तो ये विकासवादी अवधारणा से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या याद आना चाहिए कि इन्होंने क्या दिया था, तरलता जाल का सिद्धांत। किससे संबंधित था तरलता जाल का सिद्धांत? कमेंट करके बताइए मुझे। तरलता जाल के सिद्धांत को और किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? चलिए भैया, रोस्टो साहब अगेन आ गए। चलिए, रोस्टो साहब फिर आ गए, है ना, कि स्वस्फूर्ति अवस्था की शर्त जिन्हें प्रोफेसर रोस्टो ने दिया है, वह है, जो लोग एप्लीकेशन पे क्लास कॉन्सेप्ट की ज्वाइन किए हैं, मैं चौथी या पांचवी ही क्लास में मैंने आर्थिक विकास जब स्टार्ट किया था तो वहां से मैंने बताया था रोस्टो साहब को। ठीक है, बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या उत्तर होगा भैया यहाँ पे? डी की तरफ सभी लोग जा रहे हैं। स्वस्फूर्ति की अवस्था कौन से चरण की बात हो रही है भाई? किस चरण की बात हो रही है? स्वस्फूर्ति की अवस्था किस चरण की बात हो रही है ना? तो ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, फिर देखिए, मैं ये बार बार आपसे इसलिए बताता रहता हूँ ना कि बहुत सारे लोग नए लोग हैं, जो लोग नहीं पहले मेरी क्लास ज्वाइन किए हैं, तो फिर उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो भैया देखिए, आर्थिक विकास के संदर्भ में रोस्टो साहब ने 5 चरण बताए थे। कहा था पहला परंपरागत समाज, दूसरा आत्मस्फूर्ति के पहले की अवस्था, तीसरा आत्मस्फूर्ति, चौथा क्या होगा दोस्तों, चौथा क्या होगा, चौथा किसकी तरफ अग्रसर होगा, किसकी तरफ अग्रसर होगा, और पांचवा जो था वो क्या था, अत्यधिक उपभोग था। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग क्या बोल रहे हैं, आप लोग क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि उत्पादन निवेश में वृद्धि होगा, अधिक वृद्धि दर के साथ एक या दो विनिर्मित क्षेत्र होंगे, सामाजिक और संस्थागत संरचना में परिवर्तन भी होगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, उपरोक्त सभी सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है, परिपक्वता की ओर अग्रसर। ठीक है, कभी कभी एग्जैक्ट शब्द दिमाग में आते नहीं है ना? इस प्रश्न का उत्तर करिए कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। भैया चलिए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बता दूं ये प्रश्न, वैसे तो सबको पता होगा, है ना? चलिए बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है। तो क्या कहते हैं भैया, रेगनर नर्स साहब कहते हैं ना कि एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है, इसका कारण ये है कि लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल पाता है। लोग क्या करते हैं कि लोगों को भोजन नहीं मिल पाता है। जब लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल पाता है तो लोग जब उनको खाद्यान्न ही नहीं मिल पाता है तो उनका क्या होता है कि मतलब उनको संतुष्टि मिलती ही नहीं है। अगर जो भोजन से उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे कि अच्छे तरीके से सोच नहीं पाएंगे। और भैया जब इतना पैसा उनके पास नहीं है कि वो खाद्यान्नों का उपयोग कर पाए, तो ऐसी स्थिति में वो निवेश कहाँ कर पाएंगे? जब निवेश नहीं कर पाएंगे तो उत्पादन कहाँ कर पाएंगे? उत्पादन नहीं कर पाएंगे तो आय कैसे कमा पाएंगे? जब आय नहीं कमा पाएंगे तो उनके आय में वृद्धि कैसे होगी? ठीक है, तो जहां थे वहीं पड़े रहेंगे। अगला प्रश्न, कि नेल्सन ने निम्न स्तर संतुलन ट्रैप के सिद्धांत में 3 समीकरण प्रस्तुत किए, निम्नलिखित में से उसमें से कौन सा समीकरण नहीं है? चलिए भैया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, नेल्सन साहब की बात हो रही है।
तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, डी बोल रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल ठीक है कि आय के निर्धारण का समीकरण इन्होंने दिया था, निवेश का भी समीकरण दिया था और जनसंख्या का भी समीकरण दिया था, लेकिन पूर्ण रोजगार का इन्होंने समीकरण नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, डोमर के आर्थिक विकास की मान्यता है। चलिए भैया, हैरड डोमर मॉडल पढ़े होंगे तो उनकी मान्यताओं के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा ये लोग क्या मान्यता देते हैं। चलिए ठीक है, तो क्या कहते हैं भैया, ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, समायोजन में तरलता का समायोजन में अंतराल का अभाव है। बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। बचत की प्रवृत्ति जो है वो स्थिर इन्होंने माना है। और तकनीकी को कैसा माना है कमेंट करके बताइए। तकनीकी को कैसा माना है इन लोगों ने अपने मान्यताओं के अंतर्गत, अपने मॉडल के अंतर्गत, परिवर्तनशील या स्थिर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मान्यताएं तो अब घूमनी चाहिए। सोलो साहब की मान्यता, हैरड डोमर की मान्यता, ठीक है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि हैरड डोमर समृद्धि किस प्रकार के उत्पादन फलन को मानता है। चलिए भैया, इजी सी बात है, क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भाई? बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सी बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा वो तकनीकी को स्थिर मानते हैं, तटस्थ मानते हैं, बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए सभी लोग। ऑप्शन नंबर सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और कोई उत्पादन फलन की बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। उत्पादन फलन क्या होता है? उत्पादन फलन क्या होता है? एक लाइन में बताना होगा तो क्या बताएंगे? एप्लीकेशन पे कल ही मैंने पढ़ाया था उत्पादन फलन, कल नहीं 2 दिन पहले पढ़ाया था शायद। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं भाई, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ठीक है, कि हैरड डोमर ने समृद्धि किस प्रकार के उत्पादन फलन को मानता है, तो स्थिर उत्पादन फलन को मानता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सी ही तो बोल रहे हैं ना? ठीक है, सी बोल रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक है। तो मतलब किसको उत्पादन फलन में किनको कहते हैं? एक तो कहते हैं पूंजी और दूसरा कहते हैं भैया श्रम। ये अपने मॉडल के अंतर्गत कहते हैं कि उत्पादन फलन में मतलब उत्पादन कौन कौन कर रहा है, उत्पादन में किसका किसका योगदान है, एक पूंजी का और एक श्रम का, और ये दोनों क्या है? स्थिर है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी। जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के दुष्चक्र का अवयव नहीं है? तो निर्धनता के दुष्चक्र का अवयव कौन सा नहीं है? जो दिया था दोस्तों रेगनर नर्स साहब ने, मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष को लेकर के बताया था। उसमें से उन सारे अवयवों में से कौन सा एक अवयव नहीं है, मतलब किसकी बात वो नहीं करते हैं, आपको बेसिकली बताना है। बिल्कुल ठीक है, आराम से करिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो भाई आपको फिर ये बात एकदम रटी होनी चाहिए कि रेगनर नट साहब गरीबी के दुष्चक्र के अंतर्गत कहते हैं कि एक व्यक्ति की आय कम है, आय कम होने के कारण निवेश कम है, निवेश कम होने के कारण उत्पादन कम कर रहा है, उत्पादन कम कर रहा है तो आय कम होगा, आय आय अगर कम कर रहा है या नहीं कर रहा है तो आय उसको होगा ही नहीं। ठीक है, तो पूंजी निर्माण, निवेश और उत्पादकता, इस तीनों की तो बात करते हैं, लेकिन ब्याज दर की वो कहीं पे बात नहीं करते। अगला, निम्नलिखित में से कौन, अच्छा ये तो हो गया। अब आगे दोस्तों कोई भी प्रश्न नहीं है, लेकिन कहीं भी आप लोग जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास चल रही है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रही है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स के A to Z कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात थियरी की क्लास चल रही है। और आपको पता है कि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होगी तब तक दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए दोस्तों A to Z
कंप्लीट कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाया जा रहा है। वहां पे आप ईमानदारी से थियरी पढ़ते रहेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है दोस्तों। यूपी टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है। दोनों बैच में आपके सिलेबस के अनुसार ही चीजें पढ़ाई जा रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों मेरी जिम्मेदारी है कि हर तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाए। ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि बार बार अपना रिवीजन कर सकें। इसके अतिरिक्त दोस्तों बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसके माध्यम से आपके पास एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिल पाएंगे। आप देख पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाएंगे वीडियो और पीडीएफ फॉर्म में। और इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका करंट भी कवर करा दिया जाएगा। कहाँ से प्रश्न पूछेगा भाई, ईमानदारी से एप्लीकेशन पे हमको पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात की वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपकी लाइफ टाइम है। इट मीन्स कि एक बार आप एडमिशन लेते हैं तो जो आगामी परीक्षाएं हैं, जीआईसी की हो गई, एलटी ग्रेड की हो गई, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, हमेशा आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे और हर कंटेंट को प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी होगी। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है। एडमिशन ओपन है दोस्तों। एडमिशन की जो फीस है वो 2000 रुपये है। 2000 रुपये आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, 9415 863 873 पे। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। अगर जो आपको केवल इकोनॉमिक्स का नोट चाहिए, केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रीवियस ईयर का केवल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसके वो भी उपलब्ध हो जाएगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, शेयर करते हुए जाइए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।